हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एवोल्यूशन, जिसमें हमने लास्ट क्लास में सीखा था लैमार्किज्म को, लैमार्क के क्रिटिसिज्म को। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डार्विन की थ्योरी को, कि डार्विन की थ्योरी क्या थी, उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव थे एवोल्यूशन को लेकर, कैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या था, इन सब बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या डार्विन की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, अगर थे तो वो क्या थे। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। आप लोग वेटिंग लगाइए फटाक से बेटा। डार्विन थ्योरी, डार्विन थियरी, ठीक। इस थ्योरी को कहा जाता है बेटा थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहते हो आप इस थ्योरी को? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे डार्विन की, कि डार्विन थे कौन। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं कि डार्विन थे कौन। तो डार्विन वाज अ नेचुरलिस्ट। डार्विन वाज ए नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मतलब बेटा जो नेचर का अध्ययन करता है, नेचुरलिस्ट which was born in इंग्लैंड। जो कहाँ पैदा हुए थे बेटा? जो पैदा हुए थे इंग्लैंड में। देखो हुआ क्या था कि डार्विन बहुत एक संपन्न परिवार से थे, इनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, तो ये दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, ठीक है। तो अब इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, इतना अच्छा नाम है, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो उस टाइम की थी ना, उसमें इनका बहुत ही अच्छा स्थान था, ठीक है। बहुत प्रेस्टिजियस आदमी थे, किसमें? साइंटिफिक कम्युनिटी में। उस टाइम पर जो साइंटिस्टों की एक कम्युनिटी हुआ करती थी, उसमें इनका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मतलब पावरफुल फैमिली से थे, अच्छी फैमिली थी, मतलब रिच फैमिली से थे, ठीक है। तो डार्विन कौन थे बेटा? एक नेचुरलिस्ट थे। कहाँ पैदा हुए थे? इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात की अगर बात करें तो डार्विन ने क्या किया बेटा? अलग अलग दुनिया भर की जगहों को एक्सप्लोर करना चालू किया। एक्सप्लोर करने का मतलब उन्होंने घूमना चालू किया, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा? डार्विन वेंट साउथ अमेरिका। कहाँ गए बेटा? ये गए साउथ अमेरिका में। डार्विन वेंट साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड गैलापागोस आइलैंड। आपने डार्विन फिंचेस के बारे में लास्ट क्लास में सीखा होगा, ठीक है। वो कहाँ पर थी? गैलापागोस आइलैंड पर थी। डार्विन वेंट साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड गैलापागोस आइलैंड्स, ठीक है। अब ये गैलापागोस आइलैंड कहाँ पर है बेटा? आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशियन। कहाँ पर है बेटा? आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर हैं। एंड बिलोंग्स टू, और कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? एंड बिलोंग्स टू इक्वाडोर। और किसको बिलोंग करते हैं बेटा? इक्वाडोर को बिलोंग करते हैं। तो डार्विन कहाँ कहाँ पर गए? साउथ अमेरिका गए, साउथ अफ्रीका गए, गैलापागोस आइलैंड गए। तो ऐसे तो उड़ के पहुँच नहीं गए होंगे, किसी न किसी माध्यम से गए होंगे। हाँ बेटा, माध्यम से गए थे। वो माध्यम क्या था? माध्यम एक जहाज़ था। कैसा जहाज़ था? उसका नाम था बेटा HMS बीगल। याद रखिएगा बेटा, क्या नाम था? HMS बीगल। तो डार्विन वेंट साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड गैलापागोस आइलैंड्स बाई हिज शिप नेम्ड। क्या नाम था उनकी शिप का? शिप का नाम बेटा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा क्या नाम था बेटा? HMS बीगल। क्या नाम था बेटा? HMS बीगल, ठीक है। यहाँ तक बात बेटा क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब डार्विन ये सब कर रहे थे ना, तो उस टाइम पर साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत सारा कुछ चल रहा था, ठीक है। तो उसी टाइम पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माल्थस। माल्थस ने एक पॉपुलेशन को लेकर कोई रिसर्च करी थी, और उस पर उन्होंने एक लेख लिखा था, ठीक है। उन्होंने क्या लिखी बेटा? एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन करके। उससे डार्विन बहुत प्रभावित थे, ठीक है। और एक और व्यक्ति थे लॉयल, जिन्होंने जियोलॉजी के
देखो जियोलॉजी और जूलॉजी अलग चीज़ है। जूलॉजी क्या है बेटा, एनिमल्स की स्टडी को जियोलॉजी कहते हो आप। जियोलॉजी क्या है, अर्थ साइंस, जो आप अर्थ की स्टडी होती है ना, अर्थ की स्टडी को क्या कहा जाता है, जियोलॉजी कहा जाता है। तो डार्विन दो लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, एक तो थे वो माल्थस से बहुत ज़्यादा प्रभावित और दूसरे थे वो बेटा लायल से बहुत ज़्यादा प्रभावित। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि डार्विन वॉज influenced by Thomas Malthus एंड लायल। किसके द्वारा बहुत प्रभावित थे, थॉमस माल्थस और लायल के कार्य द्वारा बहुत प्रभावित थे ये, ठीक है। इनसे प्रभावित होना का कोई मतलब नहीं बेटा, इनके कामों से प्रभावित थे कौन, डार्विन। थॉमस माल्थस ने क्या किया था, थॉमस माल्थस, इन्होंने काम किया था बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पर। किस पर काम किया इन्होंने बेटा, इन्होंने काम किया ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पर, ठीक है। और एक बुक लिखी इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम की इन्होंने क्या लिखी बेटा, एक बुक लिखी, ठीक है। दूसरे कौन व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति थे लायल, ठीक है, जिन्होंने किस फील्ड में काम किया बेटा, जिन्होंने काम किया था जियोलॉजी के फील्ड में। अब जियोलॉजी क्या है, अर्थ साइंस को ही आप क्या कहते हो, जियोलॉजी कहते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें कहाँ हैपन हो रही थी, डार्विन के जीवन में, ठीक है। यहाँ तक बात बेटा क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, ठीक है। आपके दुनिया में एक, एशिया में एक कोना था जिसको आप कहते थे मलाया आर्कीपेलगो। क्या कहते थे बेटा उस टाइम पर, मलाया आर्कीपेलगो कहते थे। आज के टाइम पर वो इंडोनेशिया है, ठीक है। आज का टाइम का इंडोनेशिया, उस टाइम का क्या हुआ करता था, मलायन आर्कीपेलगो हुआ करता था, ठीक है। तो मलायन आर्कीपेलगो पर एक और साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस, ठीक है। क्या नाम था बेटा उनका, अल्फ्रेड वेलेस एक और साइंटिस्ट थे विच वाज वर्किंग ऑन मलाया आर्कीपेलगो। मलाया आर्कीपेलगो क्या है, आज का इंडोनेशिया है, ठीक है। तो अब इनकी थ्योरी को, इनकी कहानी को यहीं छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं कहाँ पर बेटा, हम लोग चलते हैं अल्फ्रेड वेलेस के जीवन में, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी, अल्फ्रेड वेलेस की। अल्फ्रेड वेलेस क्या थे, ये भी बेटा एक नेचुरलिस्ट थे जो कहाँ पर वर्क कर रहे थे, मलाया आर्कीपेलगो पर। तो क्या लिखेंगे बेटा, ही वॉज, रुको बेटा एक मिनट, मार्कर चेंज करते हैं, हाँ, क्या लिखेंगे बेटा, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट which was working on Malaya archipelago। आज का क्या है बेटा, ये आज का इंडोनेशिया है, टुडेज इंडोनेशिया, आज का इंडोनेशिया उस टाइम का क्या था बेटा, मलाया आर्कीपेलगो था। अब वहाँ पर अल्फ्रेड वेलेस की कुछ फाइंडिंग्स थी। अब ध्यान से सुनेंगे बात को, डार्विन साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम है जिनका बहुत बड़ा नेम फेम है। अल्फ्रेड वेलेस एक नॉर्मल से साइंटिस्ट हैं जो कहाँ पर काम कर रहे हैं बेटा, एशिया में मलाया आर्कीपेलगो जो थे वहाँ पर काम कर रहे थे वो, ठीक है, वहाँ की नेचर को अध्ययन कर रहे थे वो। अब अल्फ्रेड वेलेस की कुछ फाइंडिंग्स थी, ठीक है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अल्फ्रेड वेलेस की कुछ फाइंडिंग्स थी, अल्फ्रेड वेलेस ने की जो फाइंडिंग्स थी, अल्फ्रेड वेलेस ने मतलब उतना बड़ा नाम तो थे नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी फाइंडिंग्स को एक पेपर में लिखा एसे के फॉर्म में, और उसको किसको भेज दिया, डार्विन को, क्योंकि डार्विन एक बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो अल्फ्रेड वेलेस ने इसलिए भेजा कि ठीक है आप देख लीजिए इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आप जांचिए, फिर हम आगे कुछ सोचते हैं। तो इन्होंने क्या किया बेटा, एक एसे के फॉर्म में अपनी फाइंडिंग्स को किसको भेजा, डार्विन को, ठीक है।
अब कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये मान्यता है कि डार्विन की जो थ्योरी है ना, एक्चुअल में वो वेलेस की थ्योरी है, क्योंकि वेलेस ने जो फाइंडिंग्स भेजी ना डार्विन को, डार्विन ने बाद में उसी को कह दिया कि यार ऐसा तो मैंने भी सोचा था, ऐसी तो मेरी भी फाइंडिंग्स थी, जो तुम कह रहे हो ऐसा तो मैंने भी पहले से ही कर रखा है। अब पता नहीं वो चीज़ उन्होंने पहले से कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन डार्विन एक बड़ा नाम थे, इस वजह से डार्विन का नाम ऊपर आ गया, वेलेस का नाम थोड़ा सा नीचे हो गया। लेकिन कुछ अच्छी बुक्स में पढ़ोगे तो उसको आप डार्विन वेलेस थ्योरी कहा जाता है। ये डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है ना, उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, डार्विन वेलेस थ्योरी। क्यों? क्योंकि वेलेस ने अपनी फाइंडिंग्स एक ऐसे के फॉर्म में किसको भेजी थी, डार्विन को भेजी थी, जिसको पढ़ने के बाद डार्विन ने कह दिया कि यार सेम ऐसी फाइंडिंग तो मेरी भी थी, जो आपने फाइंड किया है तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया है। ठीक, अब पता नहीं वो चीज़ उन्होंने पहले फाइंड की थी या नहीं की थी। जैसे सपोज करो अभी आप भी किसी चीज़ पर काम कर रहे हो, सेम उसी चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बड़ा नेम फेम है, आपका नेम फेम उतना नहीं है। ठीक है, तो आप कोई चीज़ फाइंड करते हो तो आप ये सोचते हो कि नहीं यार इनको ज़्यादा जानकारी है, इनको ये भेज के देखते हैं क्या इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि नहीं है। तो आपने क्या किया, कुछ चीज़ लिख के हमको भेज दी और मैंने देखा, मैंने कहा बाप रे, इसने तो वो फाइंड कर दिया जो मैंने भी नहीं सोचा। लेकिन अब अगर मैं ये कह देता हूँ कि नहीं ठीक है, आपने जो कहा है वो सही है, आपकी फाइंडिंग जो है वही अच्छी चीज़ है, तो यार फिर मेरा तो नाम ही डूब जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा कि यार जो आपने खोजा है ना, इसको तो मैंने पहले ही खोज रखा है, जो आप कह रहे हो बात तो सही है, इस बात को मैंने पहले ही खोज रखा है। अब पता नहीं मैंने वो खोज रखा है कि नहीं खोज रखा है, या मैंने अपने नाम को ऊपर रखने के लिए ऐसा कह दिया। देखो इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं बेटा, ये साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसी मान्यताएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डार्विन अच्छे साइंटिस्ट नहीं थे, उनके बहुत नेम फेम थे, बहुत सारा चीज़ उन्होंने इस दुनिया के सामने रखा है एवोल्यूशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी उन चीज़ों को एलेबोरेट किया उन्होंने, तो वो भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन कहीं ना कहीं अल्फ्रेड वेलेस का भी योगदान हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, मैं इतना कह रहा हूँ। तो अल्फ्रेड वेलेस ने क्या किया, अल्फ्रेड वेलेस ने क्या किया, अल्फ्रेड वेलेस ने क्या किया बेटा, अल्फ्रेड वेलेस wrote an essay in which he writes about his findings regarding evolution and send this essay to डार्विन। इस ऐसे को किसको भेज दिया बेटा, डार्विन को भेज दिया। अब इस ऐसे का नाम क्या था, द नेम ऑफ essay of अल्फ्रेड वेलेस इज, नेम बेटा अलग कलर से लिखता हूं, ऑन टेंडेंसी ऑफ वैरायटी, ऑन टेंडेंसी ऑफ वैरायटी टू डिपार्ट indefinitely from the original type। ठीक है, ये ऐसे था जो किसने भेजा, अल्फ्रेड वेलेस ने भेजा, किसको, डार्विन को। डार्विन ने जब उसको पढ़ा तो डार्विन ने कहा कि यार ऐसी सेम थिंकिंग तो मेरी भी है। तो हम ये मान लेते हैं कि अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन की एवोल्यूशन को लेकर क्या थी, सेम थिंकिंग थी। तो क्या लिखा है बेटा इन्होंने, डार्विन एंड वेलेस हैव, एक मिनट बेटा, वेलेस हैव सेम थिंकिंग। डार्विन और वेलेस की क्या थी बेटा, सेम थिंकिंग थी अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन।
अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लेकर इन दोनों की क्या थी बेटा, सेम थिंकिंग थी। तो कुछ समय बाद डार्विन ने एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, मतलब अपनी थ्योरी को उसमें इंक्लूड किया। ठीक है, कुछ टाइम बाद डार्विन ने एक किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस किताब में उन्होंने क्या किया बेटा, इस किताब में उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, डार्विन फाइनली public a book based on his observation. The name of book is क्या नाम था बेटा बुक का, अलग मार्कर से लिखते हैं बुक का नाम, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से ये हम सीखेंगे कि डार्विन की थ्योरी में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी, डार्विन ने क्या क्या कहा अपनी थ्योरीज में, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो बैकग्राउंड की चीज़ें थी कि कैसे ये थ्योरी फॉर्मुलेट हुई, इसके बारे में हमने अभी तक चर्चा कर ली है। हमने क्या सीखा, डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे, इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। उन्होंने क्या किया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, गैलापागोस आइलैंड का क्या किया, विजिट किया अपने शिप से जिसका नाम था HMS बीगल। डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस थे थॉमस मैल्थस और लॉयल के कामों से। उसी सेम टाइम पर अल्फ्रेड वेलेस नाम के एक साइंटिस्ट थे जो मलाया आर्कीपेलागो पर काम कर रहे थे, वो भी एक नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को डार्विन को भेजा। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने ये कहा कि ऐसी सेम फाइंडिंग तो मेरी भी है। तो इस फाइंडिंग के आधार पर उन्होंने क्या किया बेटा, एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहाँ पर उन्होंने किसके बारे में बात कर रखी थी, जहाँ पर उन्होंने बात कर रखी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से संबंधित डार्विन की थ्योरी क्या थी, इसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब यहाँ लिखते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी उन्होंने प्रपोज की किसमें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में, वो थ्योरी क्या थी। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी। द डार्विन्स थ्योरी हैव टू मेन पॉइंट। कितने मेन पॉइंट्स थे बेटा, दो मेन पॉइंट्स थे। क्या क्या वो मेन पॉइंट्स थे, पहला मेन पॉइंट था बेटा नेचुरल सिलेक्शन। क्या था, वो था नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा क्या था बेटा, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो कितने पॉइंट हो गए बेटा, 2 पॉइंट। अब समझने की कोशिश करते हैं
कि डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं बेटा, द मेन पॉइंट्स ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी। और डार्विन की थ्योरी को वेलेस चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा गया बेटा इसको? वेलेस चार्ट। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी और वेलेस चार्ट। तो पहला मेन पॉइंट क्या था बेटा? पहला मेन पॉइंट क्या था? पहला मेन पॉइंट था बेटा ओवर पॉपुलेशन। क्या था? ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। एनिमल्स में पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग डार्विन ने क्या कहा कि एनिमल्स में रिप्रोड्यूस करने की बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है, जिसके द्वारा वो बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतानें। ठीक है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन करने की पावर बहुत अच्छी होती है, जिसके द्वारा वो बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द एनिमल्स हैव गुड रिप्रोडक्शन पावर, दैट्स वाई दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ या नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा? द रिप्रोडक्शन रेट इन एनिमल्स इज वेरी हाई, दैट्स वाई they produce number of offspring। यनो का मतलब नंबर है बेटा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ लिमिटेड टाइम। एक लिमिटेड टाइम में भी वो क्या करते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट जो होता है बेटा, रैबिट जो होता है एक बार में लगभग 5 से 6 बच्चे देता है और साल भर में वो 4 बार रिप्रोड्यूस करता है। कितनी बार? 4 बार। अगर वो एक बार में 6 बच्चे दे रहा है तो साल भर में अगर 4 बार कर रहा है तो कितना हुआ बेटा? कितने हुए? 24 हुए ना। साल भर में वो कितने बच्चे पैदा कर रहा है? 24 बच्चे। ठीक, तो अब आप सोचो कि एक रैबिट साल भर में कितने प्रोड्यूस कर सकता है अपनी ऑफस्प्रिंग? 24। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैबिट gives birth to 6 offspring। ऑफस्प्रिंग का मतलब संतानें हैं बेटा। 6 offspring इन वन टाइम। एक बार में वो कितने बच्चे देता है बेटा? एक बार में वो 6 बच्चे देता है और साल भर में वो कितनी बार रिप्रोड्यूस करता है? 4 बार। एंड रिप्रोड्यूस 4 times in a year, so they formed approximately 24 offspring in a year। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में क्या होती है बेटा? रिप्रोडक्शन करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा नंबर में क्या करते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं एक लिमिटेड टाइम में। फॉर एग्जांपल रैबिट जो होता है बेटा एक बार में वो 6 ऑफस्प्रिंग पैदा करता है और साल भर में वो 4 बार रिप्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से वो 24 ऑफस्प्रिंग पैदा करता है एक साल में। इतना करने के बावजूद भी उसकी पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन तो तेज़ी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक रैबिट 24 पैदा कर रहा है तो ऐसे तो बहुत सारे रैबिट होते हैं पॉपुलेशन में। एक जनसंख्या में, रैबिट की जनसंख्या में तो बहुत सारे होंगे। तो इस तरीके से अगर एक 24 बना रहा है तो साल भर में अगर 400 हैं तो 400 का 24 से इंटू कर दो आप, कितने सारे हो जाएंगे? तो इतने सारे रैबिट हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, यानी पॉपुलेशन कैसी होती है बेटा? कांस्टेंट ही रह जाती है। तो दूसरा इनका पॉइंट क्या था? येट द पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? येट द पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को।
ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है बेटा, ऑर्गेनिजम्स में बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करने की पावर होती है, जिसके द्वारा वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन तो फिर बहुत तेज़ी से बढ़ जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, ऐसा होता नहीं है। उनकी पॉपुलेशन जो होती है ना वो कांस्टेंट ही रह जाती है। ठीक है, कांस्टेंट रह जाती है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है, और ना ही बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करती है, नहीं बहुत ज़्यादा उसमें कमी होती है। वो क्या होती है बेटा, एक कांस्टेंट तरीके से ही रहती है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना ही बहुत ज़्यादा घटती है। अब सवाल ये है कि ठीक है यार, ओवर पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर भी कांस्टेंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न दिया किसने, डार्विन ने अपनी थर्ड पॉइंट में। उनका थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, उनका थर्ड पॉइंट क्या था? उनका थर्ड पॉइंट था बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि ओवर पॉपुलेशन है, फिर भी पॉपुलेशन कैसी है, कांस्टेंट है ना, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो यानी जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं ना, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रगल होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है? किसी पॉपुलेशन में जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जीवित रहने के लिए उनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। उनके बीच में क्या होगा बेटा, संघर्ष होता है। अच्छा, संघर्ष किस में होगा? एक ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के बीच हो सकता है, एक ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस चीज़ को लेकर हो सकता है, खाने को लेकर हो सकता है, रहने को लेकर हो सकता है, मेटिंग को लेकर हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर आपस में ही वो क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उनमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक तरीके का स्ट्रगल है आपस, मतलब एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे मान लो रैबिट को ही ले लो, बहुत सारे रैबिट पैदा हो गए होंगे, तो रैबिट पैदा हो गए बेटा, तो उनको खाने के लिए छोटी घास वगैरह भी तो चाहिए। अब घास की कमी है। ठीक है, तो खाने को लेकर उनमें आपस में क्या हुआ होगा, संघर्ष हुआ होगा, स्ट्रगल हुआ होगा। ठीक है, तो उस स्ट्रगल में जो सर्वाइव कर गया वो तो जिंदा रह गया, जो नहीं सर्वाइव कर पाया वो क्या हो गया, चला गया। ठीक है, और दूसरी चीज़, स्ट्रगल तो हुआ, ये पहला स्ट्रगल था जो एक ही स्पीसीज़ के मेंबर के बीच में हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, अब रैबिट कैसा होता है बेटा, हर्बीवोर होता है ना, शाकाहारी होता है। अब हो सकता है कि मांसाहारी जीवों की संख्या भी उस जंगल में रही हो जहाँ पर रैबिट की संख्या बढ़ रही हो। अब जो रैबिट सब मांसाहारी जीवों से अपने आप को बचाने में सफल रहा, ठीक है, वो तो बच गया, और जो नहीं सफल रहा वो तो मर गया। ठीक है, वो मांसाहारी जीवों द्वारा खा लिया गया। तो यहाँ पर ये स्ट्रगल किसका है बेटा, ये स्ट्रगल किसका है, ये स्ट्रगल जीवन जीने को लेकर है। किसके बीच में, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में। ठीक है, अगर एक भेड़िए ने खदेड़ा होगा किसको, रैबिट को, तो जो रैबिट 10 रैबिट थे जिसमें से 2 भाग गए वो तो बच गए, 8 को उसने निपटा दिया। तो पॉपुलेशन बढ़ी तो थी, लेकिन 8 के मर जाने के बाद क्या हुई, कांस्टेंट हो गई, केवल 2 ही बचे। तो इस तरीके से क्या चलता है बेटा, स्ट्रगल चलता है। ठीक है, तो किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच सेम स्पीसीज के मेंबर से या फिर दूसरे स्पीसीज के मेंबर्स से स्ट्रगल चलता है। किस बात को लेकर, फूड को लेकर, शेल्टर को लेकर, मेटिंग को लेकर, और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती हैं उनको भी लेकर क्या चलता है बेटा, स्ट्रगल चलता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ती। क्वेश्चन है क्यों नहीं बढ़ती, तो आंसर है बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष एक ही जाति के जीवों के बीच में हो सकता है या 2 अलग अलग जाति के जीवों के बीच में हो सकता है। जैसे मैंने कहा रैबिट और रैबिट के बीच में संघर्ष है, एक ही जाति के जीवों के बीच में है। रैबिट और भेड़िए के बीच में जीवन को जीने को लेकर संघर्ष है। भाई अगर भेड़िए खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, अगर भेड़िए ने खाना खा लिया तो रैबिट मर जाएगा। तो इस कंडीशन में जो सर्वाइव करेगा वो आगे जाके अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा, वो स्पीसीज रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या स्ट्रगल है, किसको, एक ही स्पीसीज के मेंबर, एक ही जाति के जीवों के बीच में, अलग अलग जाति के जीवों के बीच में। और बेटा वातावरण की जो कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर, हाई कोल्ड, वल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, ये जो क्लाइमेट में हो रही है ना, ये सारी चीज़ें भी क्या डालती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें भी प्रभाव डालती हैं किसी एक स्पीसीज़ पर। तो स्पीसीज़ क्या कर रही है बेटा, जीवन जीने को लेकर संघर्ष कर रही है। और संघर्ष कितने तरीके का है, 3 तरीके का है।
एक ही जाति के जीवों के बीच में, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा एक जाति और दूसरे जाति के जीवों के बीच में, और तीसरा जीव और वातावरण के बीच में, ठीक है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन के बीच में। तो कितने टाइप का स्ट्रगल है बेटा, 3 टाइप का स्ट्रगल है। तो क्या लिखेंगे बेटा, देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन, देयर इज ए स्ट्रगल गोइंग ऑन, देयर इज ए स्ट्रगल गोइंग ऑन मेंबर ऑफ, ऑन बिटवीन लिख देना, ऑन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज या फिर डिफरेंट स्पीसीज एंड क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर फूड स्पेस मेटिंग एंड शेल्टर। फूड स्पेस मेटिंग और शेल्टर के लिए एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या हो जाए, स्ट्रगल हो जाए, एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज के बीच के मेंबर में क्या हो जाए, स्ट्रगल हो जाए, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में स्ट्रगल हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स कुछ सर्वाइव करेंगे, कुछ सर्वाइव नहीं करेंगे, कुछ जिंदा रह जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। इसी वजह से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट ही रह जाती है, यानी उसमें ओवर प्रोडक्शन करने की क्षमता होने के बावजूद भी वो तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती, क्योंकि उसको क्या झेलना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब सवाल यह है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कितने टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रगल, टाइप्स ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है बेटा 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। कौन कौन सा, एक को कहते हो आप इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा है बेटा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। थर्ड है आपका क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ठीक है, ये 3 टाइप के क्या हैं बेटा, स्ट्रगल हैं। अब ये तीनों टाइप के स्ट्रगल क्या होते हैं, अगर स्ट्रगल हो रहा है एक ही जाति के जीवों के बीच में, जैसे रैबिट के ही डिफरेंट मेंबर्स आपस में फूड, शेल्टर, मेटिंग, स्पेस, इन सारी चीज़ों को लेकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं और कुछ जिंदा रहते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो इस प्रकार का स्ट्रगल क्या कहलाता है, इंट्रा स्पेसिफिक। तो यहाँ लिखते हैं द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होगा ना, उस स्ट्रगल को आप क्या कहोगे, इंट्रा स्पेसिफिक इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। ध्यान रखिएगा बेटा, ये मोस्ट इंटेंस होता है, ये ज़्यादा क्या होता है, इंटेंस होता है। ये क्या है बेटा, मोस्ट इंटेंस है। ये क्या है बेटा, मोस्ट इंटेंस है। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं बेटा इंटर स्पेसिफिक पर। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, द स्ट्रगल बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज, द स्ट्रगल बिटवीन members of 2 different species, members of 2 different species is called interspecific struggle।
ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल स्ट्रगल पर। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्ट्रगल बिटवीन member of a species and climatic condition such as, जैसे कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बीच में होता है बेटा, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, ठीक, कोल्ड वेदर हो गया। उसके बाद यहाँ लिखते हैं बेटा लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एरप्शन, यानी जो ज्वालामुखी फटता है बेटा उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक एरप्शन, जंगल में आग लग जाए, फॉरेस्ट फायर एटसेट्रा। इन सब के कारण ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन और इस स्पीसीज़ के बीच में जो जीवन जीने के लिए संघर्ष होता है ना, वो क्या है बेटा, वो आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रगल है। तो यहाँ पर बात समझ आ गई बेटा, पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि पॉपुलेशन इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि किसी स्पीसीज़ के मेंबर को क्या करना पड़ता है बेटा, जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में हो सकता है, दो अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में हो सकता है, स्पीसीज़ के मेंबर और क्लाइमेटिक कंडीशन के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात है बेटा, यहाँ तक आप फटाक से स्क्रीनशॉट करें। तो थर्ड पॉइंट के बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं कहाँ पर, फिर हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट्स पर। तो बेटा ठंडी के कारण ये इतना बोर्ड पर चिपक जाती है, फिर बड़ी मेहनत लेती है रफ होने के लिए। चलो इस थर्ड पॉइंट को रहने देते हैं बेटा, क्योंकि थर्ड पॉइंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो हुआ क्या कि स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रगल होता है इंटर स्पेसिफिक। दो अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में स्ट्रगल है इंटर स्पेसिफिक, ये इंट्रा स्पेसिफिक, ये इंटर स्पेसिफिक। क्लाइमेटिक कंडीशंस के बीच में क्या है, स्ट्रगल है, वो क्या है बेटा, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल है। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनिज्म कौन जिंदा रहेगा, इस स्ट्रगल में कौन जिंदा रहेगा। तो इसका एक जवाब दिया इन्होंने, वो दिया बेटा वेरिएशन का। देखो डार्विन से पूछा गया, चलो ठीक है स्ट्रगल हुआ, लेकिन उस स्ट्रगल में कौन बचेगा और कौन इलिमिनेट हो जाएगा, यानी कौन बाहर हो जाएगा। ठीक है, जीवन की दौड़ से कौन बाहर हो जाएगा और कौन बचेगा। तो इन्होंने कहा एक बढ़िया सा वर्ड दिया, क्या, वेरिएशन। तो अब चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, चौथा पॉइंट हम लोग लिखते हैं वेरिएशन। क्या दिया बेटा इन्होंने चौथा पॉइंट, वेरिएशन। और वेरिएशन भी कैसी, यूजफुल वेरिएशन। ठीक हो, जिसको क्या कहा गया बेटा, जिसको कहा गया, जिससे एक थ्योरी निकल के आई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि स्ट्रगल हुआ, उस स्ट्रगल में कौन बचेगा और कौन निपट जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहले बात तो बेटा वेरिएशन क्या है। देखो एक स्पीसीज़ के मेंबर्स कभी क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। एक स्पीसीज़ के मेंबर्स क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं, दिखने में क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर उनके कैसे होंगे, सेम होंगे, एनाटॉमी सेम होगी, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा, द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज आर डिफरेंट। स्पीसीज के मेंबर्स कैसे होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब कि एक स्पीसीज के दो मेंबर कभी सेम नहीं हो सकते। सो नो टू इंडिविजुअल, नो टू इंडिविजुअल्स, नो टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज
आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट से पैदा हुए दो ट्विंस आपस में एक ही जैसे दिखेंगे क्योंकि वो एक ही जाइगोट से पैदा हुए हैं, उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो एक ही स्पीसीज़ के दो मेंबर कभी सेम नहीं हो सकते, किसको छोड़कर? आइडेंटिकल ट्विंस को, यानी जो जुड़वा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनको छोड़कर बेटा बाकी सारे मेंबर एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसका मतलब एक दूसरे से अलग हैं, इसका मतलब उनके बीच में क्या है? कुछ वेरिएशन है। सो देयर एग्जिस्ट a variation. So there exists a variation in between members of a species. एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में क्या होती है बेटा? वेरिएशन होती है। ठीक है, अब स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में क्या चला? स्ट्रगल चला, जिसको आपने कहा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, या फिर दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में स्ट्रगल चला, जिसको आपने कहा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो इस तरीके के स्ट्रगल में कौन बचेगा? ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रगल में वो बचेगा किसके अनुसार? डार्विन के अनुसार। डार्विन सर ने ये कहा कि इस तरीके के स्ट्रगल में वही बचेगा ना जिसके अंदर यूजफुल वेरिएशंस होंगे। क्या होंगे बेटा? यूजफुल वेरिएशंस होंगे। तो वही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सर्वाइव करेगा इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, जिसके अंदर क्या होंगे बेटा? यूजफुल वेरिएशंस होंगे। अब क्या है यूजफुल वेरिएशंस, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, the individual with useful variation can adjust in an environment एंड कैन सर्वाइव, और क्या कर सकता है बेटा? वो सर्वाइव कर सकता है। एंड रिमेन एंड वाइल अदर, रिमेन छोड़ो, एंड वाइल अदर गेट एलिमिनेटेड। दूसरे क्या होते हैं बेटा? एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके अंदर यूजफुल वेरिएशन है। एक ही मेंबर के स्पीसीज में स्ट्रगल चल रहा है, दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, या एक मेंबर के स्पीसीज और क्लाइमेटिक कंडीशन के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, तो वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा उस स्पीसीज का जिसके अंदर क्या होगी बेटा? जिसके अंदर यूजफुल वेरिएशंस होंगी। बात समझ आई? अभी बाद में ना लास्ट में एक बढ़िया सा चार्ट बनाएंगे, इन सारी पॉइंट्स को वहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझते जाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि वेरिएशंस होती हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, उसमें कौन जिंदा रह जाता है? उसमें वही जिंदा रह जाता है ना जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा? यूजफुल वेरिएशंस होती हैं। अब सवाल ये है सर कि व्हाट आर द यूजफुल वेरिएशंस? यूजफुल वेरिएशंस क्या है? तो यूजफुल वेरिएशंस को क्या कहा डार्विन ने? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास तेज़ दौड़ने की क्षमता हो, तेज़ दौड़ने की क्षमता हो, जो क्या हो? फिजिकली स्ट्रांग हो, ठीक है, उसके स्ट्रांग लेग्स हों, ठीक है, ये सारी क्या है बेटा? ये सारी यूजफुल वेरिएशंस हैं। अब देखो, हम ही लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मसल्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। अब मान लो मसल्स वगैरह अच्छी हैं, फिजिकली क्या है? स्ट्रांग है। अब एक ग्राउंड में 1000 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भूखे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हंग्री हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं, और वहाँ पर खाने का हेलीकॉप्टर से 10-12 पैकेट गिरा दिया जाए, तो अब 10-12 पैकेट में 1000 लोगों का खाना तो होगा नहीं। अब उस खाने के पैकेट को लेकर लोगों में क्या होंगी? लोगों में क्या होंगी बेटा? लड़ाइयाँ होंगी। तो उन लड़ाइयों में कौन सर्वाइव कर पाएगा? बताओ, कौन सर्वाइव कर पाएगा? जो फिजिकली स्ट्रांग होगा। जो फिजिकली स्ट्रांग होगा वो दूसरे को बढ़िया डिसम करके फाइट करके हटा देगा, है ना। पूरा वो ग्राउंड पूरा WWE का एरिना बन जाएगा, एक आएगा दूसरे को मार गिराएगा। तो बेटा उसमें वही सर्वाइव कर पाएगा ना जो फिजिकली स्ट्रांग होगा।
तो वहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज़ के हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे जो फिजिकली स्ट्रांग थे, तो उन सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज़ के हैं, बट उनमें क्या है बेटा, मसल्स की वेरिएशन है। किसी की मसल्स ज़्यादा पावरफुल हैं, किसी की कम हैं। तो जिसकी ज़्यादा पावरफुल है उसके मतलब इसके पास क्या है, यूजफुल वेरिएशन थी, जिसके कारण वो खाने को खा गया और वहाँ पर वो सर्वाइव कर गया। रेस्ट क्या होंगे बेटा, रेस्ट क्या होंगे, मर जाएंगे। तो बात समझे, यूजफुल वेरिएशंस क्या है। यूजफुल वेरिएशंस का मतलब है फिजिकली स्ट्रांग होना, ठीक है, स्ट्रांग लेग्स का होना, फास्ट रनर का बनना। फास्ट रनर होगा तो मान लो 100 हिरन का एक झुंड है, उसमें से 10 ऐसे हैं बेटा, 10 ऐसे हैं जिनके लेग्स क्या है, स्ट्रांग है। अब पीछे से किसी अगर टाइगर ने दौड़ाया ना, तो भागेगा कौन तेज, जिसके स्ट्रांग लेग हैं वो तो भाग निकलेंगे, लेकिन बाकी के बच्चे जो हैं, बाकी के बच्चे के स्ट्रांग लेग्स नहीं हैं, वो तेज़ी से भाग नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रांग लेग वेरिएशन किसके पास थी, जिनके पास थी वो सर्वाइव कर गए। अब फॉर एग्जांपल कहीं पर 100 हिरन हैं, जिनमें से 5 ऐसे हैं जिनका वेट 50 किलो से कम है, बाकी के ऐसे हैं जिनका 80 केजी से ज़्यादा है। अब पीछे से किसी अगर टाइगर ने दौड़ाया तो जो 50 किलो से कम वाले हैं वो तो भाग जाएंगे, क्योंकि वेट कम है। तो वेट कम होना भी क्या है, एक तरीके की वेरिएशन है कि नहीं है। तो जिनका वेट कम है वो तो भाग जाएगा, वो तो बच जाएगा। यानी उस स्ट्रगल में इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या किए, वो सर्वाइव कर गए। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या थी, वेरिएशन थी। किस बात की वेरिएशन, वेट की वेरिएशन, वो बच गए। बाकी जो थे वो भाग नहीं पाए हैवी वेट के कारण, और क्या किया, टाइगर द्वारा निपटा दिए गए। बात समझ आ रही बेटा। तो कहने का मतलब जिनके अंदर यूजफुल वेरिएशंस थी वो सर्वाइव कर गए, जिनके अंदर यूजफुल वेरिएशंस नहीं थी वो क्या हुए बेटा, एलिमिनेट हो गए। अब क्या होती है यूजफुल वेरिएशन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, व्हाट आर यूजफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशन क्या है, ठीक है। तो लिखते हैं एन इंडिविजुअल, किसी और कलर से लिखता हूँ बेटा मैं, एन इंडिविजुअल which is, एक मिनट बेटा, which is physically strong and can fight for food, mate, shelter, and who can run fast to escape मतलब बचना, to escape from predator मतलब अपने शिकारी से बचने में, जो भागकर बचने में सक्षम है, एंड आल्सो कैन स्टार्व मतलब जो लंबे टाइम तक भूखे रह सकते हैं, एंड रिप्रोड्यूस और क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उनको आप क्या कहोगे कि उनमें क्या है बेटा, यूजफुल वेरिएशन है, ठीक है। उनमें क्या कहे बेटा, यूजफुल वेरिएशन है। तो ये बात किसकी हुई बेटा, वेरिएशन की हुई। अब चलते हैं हम लोग आगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको रफ करना बड़ा मुश्किल टास्क है। ठीक, चलिए अब फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, 50 डियर है। कितने डियर हैं बेटा, 50 डियर है, जिनमें से 2 डियर ऐसे हैं विथ वेट ऑफ 50 kg एंड स्ट्रॉन्ग लेग, ठीक है। इनमें से 48 डियर ऐसे हैं विथ वेट ऑफ मोर देन 80 kg, मोर देन 80 kg। इनमें 80 किलो से ज़्यादा क्या है बेटा, वेट है। तो अब अगर बेटा किसी प्रेडेटर ने दौड़ाया तो ये क्या कर सकते हैं, ये तेज़ दौड़ सकते हैं और ये उस प्रेडेटर से बच सकते हैं।
तो इसका मतलब ये प्रेडेटर जो स्पीसीज है उसमें और इस स्पीसीज में जो आपस में क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ, उसमें ये क्या होंगे बेटा, बच जाएंगे, बिकॉज दे कैन रन फास्ट। तो इफ प्रेडेटर कम्स, दे कैन रन फास्ट, ये क्या कर सकते हैं बेटा, बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट रन फास्ट, दे कैन नॉट रन फास्ट। तो ये बच जाएंगे, तो ये क्या कर जाएंगे बेटा, सरवाइव कर जाएंगे, और ये क्या कर जाएंगे बेटा, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या कर जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी टर्म को क्या कहा गया बेटा, यानी जो फिट था इनमें से, इन 50 डियर में फिट कौन था, फिट तो ये 2 डियर थे ना जो सरवाइव कर गए, बाकी अनफिट कौन से थे, अनफिट थे 48 डियर जो क्या हो गए बेटा, एलिमिनेट हो गए। तो सरवाइव कौन किया, जो ज़्यादा फिट था, जिसके फिट कौन था, जिसके अंदर ज़्यादा यूजफुल वेरिएशंस थी। यूजफुल वेरिएशंस क्या होती हैं, जो किसी ऑर्गेनिजम्स को एक हार्श कंडीशन में भी जीवित रखने की क्षमता रखती हैं, वो क्या है आपकी यूजफुल वेरिएशंस है। ठीक है, अभी लास्ट में एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे पूरा स्पीसीएशन तक की प्रोसेस को। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझिए कि 50 डियर में 2 ऐसे थे जो ज़्यादा फिट थे। फिट कैसे थे, वो तेज़ दौड़ सकते थे, लाइट वेट के थे, और ये हैवी वेट के थे और बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकते थे। इस वजह से प्रेडेटर ने जब दौड़ाया होगा, जब टाइगर ने दौड़ाया होगा ना, तो ये नहीं भाग पाए होंगे और वो इनको मार के क्या किया, खा गया। तो यानी ये क्या हो गए बेटा, ये एलिमिनेट हो गए उस एनवायरनमेंट से। सर्वाइव कौन किया उस एनवायरनमेंट में, ये दोनों किए। तो ये दोनों क्या माने जाते हैं बेटा, ये दोनों क्या थे, ये दोनों फिटेस्ट थे। फिट तो अलग चीज़ है, ये एकदम फिटेस्ट थे, एकदम फिट थे, जो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते थे, तेज भाग सकते थे और प्रेडेटर से बच सकते थे। यानी ये क्या थे, फिटेस्ट थे। जो फिटेस्ट था वही क्या किया, सर्वाइवल किया। तो इसका मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया बेटा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया, कॉन्सेप्ट निकल के आया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। अब नीचे यहाँ पर रफ करता हूँ मैं, डार्विन ने इसको क्या कहा, और ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया किसने था। साथ साथ बेटा नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप अच्छे से सीखते जाएंगे। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट कौन था, जिसके पास क्या थी, यूजफुल वेरिएशन थी। यूजफुल वेरिएशन क्या हो सकती हैं, जो फिजिकली क्या हो, स्ट्रांग हो और फाइट कर सकता हो फूड, मेट और शेल्टर के लिए, या फिर वो तेज दौड़ सकता हो और प्रेडेटर से स्केप कर सकता हो, बच सकता हो, या स्टार्व यानी भूखा रह सकता हो और रिप्रोड्यूस कर सकता हो। वो क्या है बेटा, आपकी यूजफुल वेरिएशन है। तो जिसके अंदर यूजफुल वेरिएशन है वही आपका फिटेस्ट है, वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कॉन्सेप्ट या फिर टर्म कह दो, कॉन्सेप्ट को मत कहो, इस टर्म को किसने दिया था, टर्म वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, किसने दिया था बेटा, हर्बर्ट स्पेंसर दिया था। और डार्विन यूज टर्म फॉर दिस फेनोमेना। डार्विन यूज टर्म नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने इसी को क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन कहा फॉर दिस फेनोमेना। इस पूरी प्रक्रिया के लिए डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन वर्ड यूज़ किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यूज़ किया किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या है, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो अब इस बात का हम लोग आंसर खोजते हैं। नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल। नेचर ने क्या किया, नेचर ने सेलेक्ट किया किसको, फिटेस्ट इंडिविजुअल को, जो ज़्यादा फिट था उसको सेलेक्ट किया, और बाकी के इंडिविजुअल क्या हुए बेटा, एलिमिनेट हो गए। जो फिट था उसके अंदर क्या थी बेटा, यूजफुल वेरिएशंस थी। तो यहाँ पर इसका मतलब है बेटा, नेचर selects the
फिटेस्ट इंडिविजुअल, सच इंडिविजुअल हैव। फिटेस्ट कौन था बेटा? जिसके पास क्या थी? जिसके पास यूजफुल वेरिएशन। सच इंडिविजुअल हैव यूजफुल वेरिएशन एंड एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये बात है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो ये 4th पॉइंट हो गया। इस नेचुरल सिलेक्शन को आप क्या मान लीजिए, 5th पॉइंट मान लीजिए। किसने दिया? डार्विन ने दिया। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। इन सारी चीज़ों का बेटा आप स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा। चलो बेटा इसको रफ करते हैं सबको, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है भाई मिटाने के लिए। एक मिनट बेटा ज़रा होल्ड करो, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, शायद पानी डालने से मिट जाए। मेहनत तो यार पानी से भी लग रही है। पूरा बोर्ड खराब सा लग रहा है यार। चलो अब लिखते हैं बेटा हम लोग हमारा 6ठा पॉइंट। नेचुरल सिलेक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं कॉन्टिन्यू नेचुरल सिलेक्शन। किसी और स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में कॉन्टिन्यू नेचुरल सिलेक्शन होने के कारण क्या हो सकता है बेटा? क्या हो सकता है? उनके अंदर एक नई स्पीसीज को फॉर्म करने की क्षमता डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस नेचुरल सिलेक्शन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कॉन्टिन्यू नेचुरल सिलेक्शन leads to formation of new species। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। नेचुरल सिलेक्शन में दो चीज़ें हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ कहीं पर, मैं यहीं पर लिखता हूँ। चलो, नेचुरल सिलेक्शन की दो नीड है। नेचुरल सिलेक्शन की दो नीड है। नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? जिनमें क्या करनी होगी बेटा? जिनमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट करने की क्षमता होगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए बेटा? यूजफुल वेरिएशन होनी चाहिए।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं नीड क्या है, नीड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूजफुल वेरिएशन। ये दोनों चीज़ें किसकी ज़रूरत है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन की। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी तक जो भी हमने सीखा है उससे हम लोग इस लाइन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन लीड करता है एक नई स्पीसीज़ के फॉर्मेशन को। नई स्पीसीज़ के फॉर्मेशन को हम लोग स्पीसिएशन कहते हैं। हाउ नेचुरल सिलेक्शन लीड्स स्पीसिएशन, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास मान लीजिए ये एक ग्राउंड है जिसमें स्पीसीज़ ए रह रही है, एक स्पीसीज़ का नाम है ए जो कहाँ रह रही है बेटा, इस ग्राउंड में रह रही है। ठीक है, ये क्या है, उस स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है, यानी ये उस स्पीसीज़ के क्या हैं, लोग हैं। एक मिनट बेटा जरा मुझे चेक करने दो, उधर सब बराबर दिख रहा है, हाँ ठीक है सब दिख रहा है। ये स्पीसीज़ ए है। स्पीसीज़ ए मुख्य रूप से क्या है बेटा, ये स्पीसीज़ ए जो है ये क्या है बेटा, एक ग्रेजिंग एनिमल स्पीसीज़ है। ग्रेजिंग एनिमल यानी जो घास खाते हैं वो है। ठीक है, ये घास खाने वाली एनिमल्स की स्पीसीज़ है। अब अचानक से क्या होता है, ध्यान से सुनो, अचानक से क्या होता है बेटा, कई सारी स्पीसीज़ में एक स्पीसीज़ के कई सारे मेंबर इस ग्राउंड में रह रहे होते हैं, जिनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फास्ट रनर हैं। ये ग्रीन कलर के मेंबर बना दे रहा हूँ, ये क्या है बेटा, ये मेंबर विथ स्ट्रॉन्ग लेग्स। ये वो मेंबर हैं जिनके पैर क्या हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है टाइगर अटैक। क्या हुआ बेटा, यहाँ पर होता है टाइगर अटैक। टाइगर अटैक होने से क्या होगा, टाइगर अटैक होने से क्या होगा बेटा, जो तो स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले हैं वो क्या हैं बेटा, वो आपके फास्ट रनर हैं। वो क्या है बेटा, वो फास्ट रनर है, यानी फास्ट रनर है नहीं, वो तेज भाग सकते हैं। जो तेज भाग सकते हैं ना वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी जो यहाँ पर ये ब्लैक वाले हैं ना ये भाग नहीं पाएंगे बेटा। तो इनसे क्या होगा, ये भाग नहीं पाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले हैं वो फास्ट रनर हैं, वो भाग जाएंगे। तो सर्वाइव कौन करेगा बेटा, सर्वाइव कौन करेगा, इन सब में फिट कौन था। इन देखो यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज के मेंबर के बीच में। तो ये क्या हुआ, ये तो भाग नहीं पाए ब्लैक वाले, भाग कौन गया, भाग गए ग्रीन वाले। तो ग्रीन वाले बच गए बेटा, ग्रीन वाले बच गए। इनके अंदर क्या थी, यूजफुल वेरिएशन थी किसकी, स्ट्रॉन्ग लेग्स की। इनके अंदर कौन सी यूजफुल वेरिएशन थी बेटा, स्ट्रॉन्ग लेग की वेरिएशन थी। तो ये लोग क्या हुए, बच गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे दे सर्वाइव्ड, यानी ग्रीन वाले क्या हुए बेटा, ग्रीन वाले क्या हुए, ग्रीन वाले सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस वातावरण में ये ग्रीन वाले क्या करेंगे, ग्रीन वाले रिप्रोड्यूस करेंगे। अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया बेटा, दे रिप्रोड्यूस। जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक पॉपुलेशन तैयार होगी। लेकिन ये ग्रीन वाले कैसे हैं, ये ग्रीन वाले कैसे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले हैं ना। ये कैसे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन तैयार होगी, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन तैयार होगी ना वो कैसी होगी बेटा, वो स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली ही होगी। यानी यहाँ पर ये क्या हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले होंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ, ऑल ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनेंगे बेटा इसको, ऑल ऑर्गेनिज्म आर ऑफ स्ट्रॉन्ग लेग्स। ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लेग वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो वेरिएशन थी स्ट्रॉन्ग लेग्स और नॉर्मल लेग्स की जो वेरिएशन थी, ये
यहाँ पर आ गई। यहाँ पर कौन बचा था, केवल स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले बचे थे। तो ये वेरिएशन क्या हुई, जब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया ना बेटा, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गई। इसी वजह से ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हो पाए, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले हो पाए। दे रिप्रोड्यूस एंड यूजफुल वेरिएशन, इस यूजफुल वेरिएशन क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लेग। एंड ये जो यूजफुल वेरिएशन है स्ट्रॉन्ग लेग्स की, ये इनहेरिट हुई, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई। एंड दिस यूजफुल वेरिएशन इनहेरिटेड, ये क्या हुई बेटा, इनहेरिट हुई। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई, जिसके कारण यहाँ पर सभी ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले हो गए। अच्छा, अब क्या ये सभी ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रॉन्ग लेग्स वाले थे, क्या ये मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि डार्विन साहब ने कहा था 4th पॉइंट में अपने कि वेरिएशन होती है, एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होती है बेटा, वेरिएशन होती है। ठीक है, तो वेरिएशन होती है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, इनको हम रेड कलर से करते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ऐसे थे जिनके डेवलप्ड हॉर्न थे। क्या थे बेटा, ये हॉर्न विथ डेवलप्ड हॉर्न वाले ऑर्गेनिजम्स थे। यहाँ पर लिखा मैंने ऑर्गेनिज्म विद डेवलप्ड हॉर्न। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेग्स तो सभी के हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके सींग जो हैं बहुत अच्छे से विकसित हैं। क्या है बेटा, इनके सींग अच्छे से विकसित हैं। अब यहाँ पर एक घटना और घटती है बेटा, यहाँ पर एक घटना और घटती है, यहाँ पर आ जाता है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया सूखा। ठीक है, यहाँ पर सूखा आ गया, तो अब यहाँ पर क्या आ गई बेटा, फूड स्कार्सिटी आ गई, यानी यहाँ पर हो गई खाने की कमी। क्या हो गई बेटा, खाने की कमी। अब यहाँ पर क्या था बेटा, लिमिटेड फूड अवेलेबल था, लिमिटेड फूड क्या था, अवेलेबल था। अब बेटा लिमिटेड फूड होगा, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन खाने के लिए चीज़ें क्या हैं, कम उपलब्ध हैं, तो इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में उस फूड को लेकर क्या होगा, स्ट्रगल होगा, बिल्कुल होगा। और उस स्ट्रगल में सर्वाइव वो करेगा जिसके पास क्या होगी, यूजफुल वेरिएशन होगी। ये बात किसने कही है, डार्विन ने कही है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ड्रॉट के कारण फूड की क्या हो गई, कमी हो गई, और लिमिटेड फूड अवेलेबल था, जिसके कारण इस फूड को लेकर क्या हुआ, फूड को लेकर स्ट्रगल हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, स्ट्रगल फॉर फूड। यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ फॉर फूड, किसके बीच में, इसी स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में। तो यानी यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, किसको लेकर बेटा, फूड को लेकर। अब यहाँ पर क्या होगा फिर, जब यहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो बनेगा, तो यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा, भाई साहब जिसके सींग रहेगा ना, वो दूसरे वाले को ऐसे ऐसे करके मार के गिरा देगा। तो बचेगा कौन, बचेगा वो जिसके हॉर्न ज़्यादा डेवलप थे, क्योंकि हॉर्न की सहायता से वो दूसरे को क्या कर सकता था, मार सकता था। तो इसने क्या किया, इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, इनको बेटा मार गिराया, जिनके पास वेल डेवलप्ड हॉर्न नहीं थे। तो इनमें से फिट कौन था, यहां पर यूजफुल वेरिएशन क्या है, यहां पर जो यूजफुल वेरिएशन है ना, वो क्या है, डेवलप्ड हॉर्न है। यहां पर जो यूजफुल वेरिएशन है, यहाँ पर जो यूजफुल वेरिएशन है वो क्या है, तो वो है बेटा डेवलप्ड हॉर्न, यानी जो विकसित सींग है ना, यानी जो डेवलप्ड हॉर्न है वो यहाँ पर क्या है, यूजफुल वेरिएशन है। तो सर्वाइव कौन कर पाया, स्ट्रगल हुआ फूड के लिए, लेकिन सर्वाइव वो किया जिसके पास क्या थे, डेवलप्ड हॉर्न थे। तो यहाँ पर कौन सर्वाइव करेगा बेटा, यहाँ पर सर्वाइव करेगा वो जिसके डेवलप्ड हॉर्न थे। यहाँ पर अब सर्वाइव किया कौन, जिसके पास डेवलप्ड हॉर्न थे। तो ये कौन है बेटा, ये हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज ए। ये स्पीसीज ए के ऑर्गेनिजम्स हैं विथ वेल डेवलप्ड हॉर्न, विथ वेल डेवलप्ड हॉर्न। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तब क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर ये लोग भी क्या करेंगे बेटा, ये लोग भी रिप्रोडक्शन करेंगे, ये लोग भी क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ये लोग भी रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करने पर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो यूजफुल वेरिएशन है ना, किसकी, डेवलप्ड हॉर्न की, ये क्या होगी, इनहेरिट होगी। तो ये लोग क्या करेंगे बेटा, ये लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन करेंगे, ये लोग रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो यूजफुल वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन इनहेरिटेड, ये यूजफुल वेरिएशन इनहेरिट करेगी। ठीक है,
ये क्या करेगी बेटा, यूजफुल वेरिएशन इनहेरिट करेगी। तो अब यहाँ पर एक पॉपुलेशन तैयार होगी किसकी, वेल डेवलप्ड हॉर्न वाले मेंबर्स की। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर तैयार होंगे ये सब के सब कैसे होंगे बेटा, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब क्या थे, विद वेल डेवलप्ड हॉर्न थे, विद वेल डेवलप्ड हॉर्न है। इनमें क्या है बेटा, बहुत ही वेल डेवलप्ड क्या है, हॉर्न्स है। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, लेकिन ये सारे के सारे मेंबर जो यहाँ पर हैं क्या वो एक जैसे होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि डार्विन साहब ने कहा है वेरिएशन में कि एक ही स्पीसीज के दो मेंबर सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये भी क्या होंगे बेटा, सिमिलर नहीं होंगे, यानी ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे थे बेटा, कुछ मेंबर्स ऐसे थे, इनको हम बनाते हैं ब्लू कलर से। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनके पास क्या था बेटा, जिनके पास फर थे, फरी कोट था, जिनके पास क्या था बेटा, फरी कोट था, यानी इनके शरीर के ऊपर ना बहुत अच्छे घने बाल हुआ करते थे। ठीक है, इन पर क्या है बेटा, फरी कोट है, इन पे क्या है बेटा, फर डेवलप्ड हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी पर क्या डेवलप्ड है बेटा, फर डेवलप्ड है। बाकी क्या है बेटा, बाकी वेल डेवलप्ड, सबके अंदर बेटा क्या है, वेल डेवलप्ड हॉर्न है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं ना जिनके अंदर एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें हैं, वो क्या है बेटा, फर डेवलप्ड है। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आ गई बेटा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पर एक आ गई नई मुसीबत कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की। अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई, यानी यहाँ पर दिक्कत आई किसकी, यहाँ पर आई दिक्कत जिंदा रहने की इस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में। अब कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में इन सब में कौन जिंदा रहेगा, देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर ये है कि स्ट्रॉन्ग लेग्स पैदा हुए, वो इनहेरिट होते चले गए। इन सब के अंदर क्या थे, स्ट्रॉन्ग लेग्स थे, लेकिन इनके अंदर थोड़ी एक खास बात आ गई किसकी, डेवलप्ड हॉर्न की। उसके बाद यहाँ पर ये डेवलप्ड हॉर्न वाले बचते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग लेग्स भी हैं, डेवलप्ड हॉर्न भी हैं, और इनकी बेटा रिप्रोडक्शन होती है। तो ये वेरिएशन जो वेल डेवलप्ड हॉर्न वाली है वो इनहेरिट हो जाती है, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे बनते हैं जिनके पास क्या है, वेल डेवलप्ड हॉर्न है। और साथ साथ में क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स तो यहाँ से चली आ रही है, ठीक है, और यहाँ से क्या पैदा हो गई बेटा, इनमें वेल डेवलप्ड हॉर्न पैदा हो गई। कुछ ऐसे थे जिनके शरीर पर क्या थे, फर थे बेटा, फर थे। देखो स्ट्रॉन्ग लेग्स सभी के हैं, हॉर्न भी डेवलप सभी के हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल इसमें थे जिनमें क्या थे, फर थे। यानी यहाँ पर क्या है, यूजफुल वेरिएशन है, फर का होना क्या है, यहाँ पर यूजफुल वेरिएशन है। ठीक, अब क्लाइमेटिक कंडीशन आई किसमें, क्लाइमेटिक कंडीशन आई कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब बेटा इस कोल्ड इन्वायरमेंट में वही डेवलप कर पाएगा, यानी वही जिंदा रह पाएगा, वही आपका देखो यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा किसमें, क्लाइमेटिक कंडीशंस और इन मेंबर के बीच में। क्लाइमेटिक कंडीशंस में खराब क्लाइमेटिक कंडीशन है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर बेटा वही जिंदा रह पाएगा जिसके शरीर पर क्या डेवलप है, फर डेवलप है। तो यहाँ पर कौन बचेगा बेटा, यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रगल में कौन बचा, जिसके पास क्या थे बेटा, फर डेवलप थे। ठीक है, जिनके पास क्या डेवलप थे, फर डेवलप थे। तो ओनली फर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव। यहाँ पर कौन सर्वाइव किया, जिनके पास क्या थे, फर डेवलप थे। अब बेटा इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने भी रिप्रोडक्शन किया होगा, और ये जो यूजफुल वेरिएशन है फर वाली, ये इनहेरिट हुई, और यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर एक पॉपुलेशन तैयार हुई जिसमें क्या थे बेटा, जिसमें क्या थे, कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स थे ऐसे, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, तो इनके नंबर्स क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, और ये जो यूजफुल वेरिएशन है ना, ये क्या हुई है बेटा, ये इनहेरिट हुई। ठीक है, ये इनहेरिट हुई। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हुआ रिप्रोडक्शन, और ये जो यूजफुल वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन क्या हुई बेटा, यूजफुल वेरिएशन इनहेरिट हुई। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस मेंबर्स हैं,
ये जो मेंबर है ना, ये मेंबर इस वाले से एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर जो मेंबर है ना, इनसे क्या है, एकदम डिफरेंट है। इनके पास ना तो बहुत अच्छे विकसित हॉर्न है, ना ही इनके पास बहुत ज़्यादा विकसित लेग्स हैं, और ना ही इनके ऊपर क्या है बेटा, फर है। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर्स है ना, इनके पास क्या है बेटा, हैव स्ट्रॉन्ग लेग, हैव स्ट्रॉन्ग लेग, इनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लेग है। और क्या है बेटा, इनके पास हैव फर ऑन बॉडी, इन पर क्या है बेटा, इनके पास फर है। एंड हैव डेवलप्ड हॉर्न। अब ये क्या है बेटा, डेवलप्ड हॉर्न है। हर बार देखो, एक नेचुरल सिलेक्शन हुआ यहाँ पर, एक नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस हुई है यहाँ पर, दूसरे नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस हुई है यहाँ पर, तीसरे नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस हुई है यहाँ पर। यानी यहाँ पर लगातार क्या चलता गया, कॉन्टिन्यूअस नेचुरल सिलेक्शन चलता गया। इस नेचुरल सिलेक्शन के बाद यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन तैयार हुई जो इनसे क्या थी बेटा, अलग थी। और इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इन्होंने एक न्यू स्पीसीज बना दिया। इन्होंने एक न्यू स्पीसीज बना दिया जिसके स्ट्रॉन्ग लेग थे, जिनके स्ट्रॉन्ग लेग्स थे, जिनके पास फर थे बॉडी पर, और जिनके क्या थे, डेवलप्ड हॉर्न थे। यानी ये जो तैयार हुई है पॉपुलेशन, ये इस वाले से अलग है। यानी ये क्या है बेटा, ये एक नई स्पीसीज है। अब ये नई स्पीसीज कैसे पैदा हुई, एक नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर नेचर ने सेलेक्ट किया कि कौन बचेगा, यहाँ पर नेचर ने सेलेक्ट किया कौन बचेगा, यहाँ पर नेचर ने सेलेक्ट किया कि कौन बचेगा। तो इस कौन बचेगा की प्रोसेस में जो बचता गया वो क्या, किसमें मॉडिफाई हो गया बेटा, एक न्यू स्पीसीज में मॉडिफाई हो गया। यानी यहाँ पर इस लगातार नेचुरल सिलेक्शन ने एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, और एक यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर प्रेडेटर था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फूड स्कार्सिटी थी, स्ट्रगल हुआ फूड के लिए। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन का स्ट्रगल था, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन का क्या था, स्ट्रगल था। तो 3 बार नेचुरल सिलेक्शन हुआ जिसने क्या किया बेटा, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी प्रोसेस है किसकी, कॉन्टिन्यूअस नेचुरल सिलेक्शन की। तो कॉन्टिन्यूअस नेचुरल सिलेक्शन ने क्या किया, लीड कर दिया बेटा एक नई स्पीसीज के फॉर्मेशन पर। यानी एक नई स्पीसीज जो है ये इस वाली स्पीसीज से क्या है, टोटली डिफरेंट है। तो ये वाली बात है बेटा आपके लास्ट पॉइंट की। अब इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग लास्ट में चलते हैं बेटा, कहाँ पर, लास्ट में हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं बेटा क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म पर। यानी क्या इस डार्विनिज्म में कुछ कमियां थी, वो कमियां थी तो क्या थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे बेटा उसके बारे में। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इस पार्ट को रफ करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्रिटिसिज्म को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि रेफरेंस में हम इसका इस्तेमाल कर पाएँ। यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ, इनका रिप्रोडक्शन हुआ, तो इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई। ये उन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन थी जिनके पास स्ट्रॉन्ग लेग था, फर थे बॉडी पर, और क्या था बेटा, डेवलप्ड हॉर्न था। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये न्यू स्पीसीज है। न्यू स्पीसीज में क्या है, डेवलप्ड हॉर्न है। क्या है इनमें, डेवलप्ड हॉर्न है, स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, और क्या है बेटा, फर ऑन बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं बेटा क्रिटिसिज्म पर। यहाँ पर चलते हैं किस पर, क्रिटिसिज्म पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन थ्योरी। देखो पहला क्रिटिसिज्म हम ये पकड़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है बेटा, पहला क्रिटिसिज्म ये है कि डार्विन साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, इसके अपने 4th पॉइंट में इन्होंने कहा कि वेरिएशन होती हैं, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स पे क्या होती है, वेरिएशन होती हैं। लेकिन ये वेरिएशन कहाँ से आती हैं, कैसे पैदा होती हैं, और इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, इस बारे में डार्विन साहब ने कोई बात नहीं की। ठीक है, और ना ही इनको कोई आइडिया था। ठीक है, डार्विन साहब ने किसके बारे में बात नहीं की, देखो डार्विन साहब ने वेरिएशन के बारे में तो बात की कि वेरिएशन होती है, लेकिन वो वेरिएशन कैसे पैदा होती है, उसकी इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है, ये इसके बारे में डार्विन साहब को कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, डार्विन हैव नो आइडिया ऑफ, डार्विन हैव नो आइडिया ऑफ
ओरिजिन कि ये जो आपकी वेरिएशन है कैसे पैदा होती हैं, इनके पैदा होने का कारण क्या है ये भी नहीं पता। ओरिजिन, कॉज एंड इनहेरिटेंस, यानी एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रहे हैं। जैसे ये डेवलप्ड हॉर्न वाली जो वेरिएशन थी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गई, इस बारे में कोई बात नहीं की इन्होंने। ये वेरिएशन कैसे पैदा हो गई, इस बारे में भी कोई बात नहीं की। इसके वेरिएशन पैदा होने का कारण क्या रहा होगा, इस बारे में भी कोई बात नहीं की। तो ये क्या है बेटा, क्रिटिसिज्म है किसका, डार्विन्स थ्योरी का। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। ये पहली दिक्कत थी बेटा। दूसरी दिक्कत थी क्या, इन्होंने क्या कहा कि जो वातावरण में जो फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा, जो फिट होगा वो सरवाइव कर पाएगा। यानी इन्होंने बात किसके बारे में की, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में। जो फिट होगा वो सरवाइव कर पाएगा। जैसे यहाँ पर फिट कौन था, स्ट्रॉन्ग लेग्स वाला, वो सरवाइव कर गया। यहाँ पर फिट कौन था, ये डेवलप्ड हॉर्न वाला, वो सरवाइव कर गया। लेकिन सवाल ये है ना कि ये स्ट्रॉन्ग लेग्स वाला जो फिटेस्ट है, जो सबसे फिट मान रहे हैं इसको, ये फिट वाला आया कहाँ से। अराइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में कोई बात नहीं की। ये सरवाइव कर जाएगा इस बारे में बात की, लेकिन ये आया कहाँ से इस बारे में कोई बात नहीं की कि ये स्ट्रॉन्ग लेग्स वाला ऑर्गेनिज्म इसमें आया कैसे, आया कहाँ से, इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो डार्विन, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा डार्विन टॉक्स अबाउट, यहाँ पर लिखते हैं डार्विन टॉक्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बट नॉट टॉक्स अबाउट अराइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। अगली बात क्या कही बेटा, अगली बात क्या दिक्कत थी इनमें, इन्होंने फिटेस्ट कहाँ से आया इस बारे में कोई बात नहीं की। सर्वाइव कर सकता है जो फिट है, ये स्ट्रॉन्ग लेग्स वाला फिट है, ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लेग वाला इस पॉपुलेशन में कहाँ से आया इस बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया है, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट का, ये आया कहाँ से इस बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद चलते हैं बेटा अगले क्रिटिसिज्म पर। अगला क्रिटिसिज्म ये है कि इनको जेनेटिक्स के लॉ और इनहेरिटेंस लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये जानकारी कब दुनिया के सामने आई है, जब मेंडल का वर्क सामने आया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, इनको जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बारे में, कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो डार्विन हैव नो आइडिया अबाउट जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस ये जो इनहेरिटेंस हो रही है, ये डेवलप्ड हॉर्न की इनहेरिटेंस हुई, इसकी एक पॉपुलेशन तैयार हुई, ये इनहेरिटेंस कैसे हो रही है इस बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। जैसे यहाँ पर इनहेरिट हुई ये स्ट्रॉन्ग लेग्स की वेरिएशन, वो कैसे इनहेरिट होती है इस बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। तो डार्विन के पास जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस को लेकर कोई आइडिया नहीं था। और सबसे बड़ी बात बेटा, इन्होंने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कोई बात नहीं की कि वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे बन जाते हैं एक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, डार्विन कुड नॉट एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन। तो डार्विन ने किसको एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। किसको एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स को एक्सप्लेन नहीं किया। अब बेटा यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या सीखा है बेटा, हमने सीखा है डार्विन की थ्योरी को। डार्विन की थ्योरी के सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पर, उनके क्रिटिसिज्म पर। इतने क्रिटिसिज्म है, इस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए या फिर एक नई थ्योरी प्रपोज की किसने, डिवरीज ने, जिसको हम लोग म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और लेक्चर बेटा
थोड़ा सा 1-2 दिन का इशू है, उसके बाद कंटिन्यू लंबे 1-1 डेढ़ 2-2 घंटे के लेक्चर आपको आराम से मिलते रहेंगे। और सिलेबस अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि 10 तारीख तक ख़त्म होगा तो वो ख़त्म होगा, कैसे भी करके ख़त्म होगा। ठीक है, कुछ गिने चुने लेक्चर्स हैं, अगर 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं ना बेटा, तो एक चैप्टर मुश्किल से 5 या 6 लेक्चर में आराम से फिनिश हो जाएगा। और एक दिन में अगर 2 लेक्चर भी अपलोड होते हैं ना तो आराम से आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा 2 दिन का इशू और है एग्ज़ाम्स का, उसका थोड़ा सा इशू बना रहेगा 1-2 दिन तक, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, फिर चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।